18 Laws to Understand Humans। हर इंसान एक किताब है, लेकिन हर कोई अपनी किताब पढ़ने नहीं देता। आपने कभी सोचा है लोग इतना ड्रामा क्यों करते हैं? कभी जरूरत से ज्यादा मीठे तो कभी अचानक बेरुखे क्यों हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कोई बार बार हमें धोखा कैसे दे जाता है और हमें देर से क्यों समझ आता है? कई लोग मानते हैं कि इंसानों को समझना नामुमकिन है, कि हर इंसान अलग होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि इंसान अलग जरूर होते हैं, पर उनके अंदर काम करने वाले साइकोलॉजिकल पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, बॉस हो या पार्टनर। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको लोगों की हकीकत उनके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज या एक दो बातों से ही पता चल जाए, तो आपकी लाइफ कितनी क्लियर और कंट्रोल में होगी। आप फालतू इमोशंस में फंसने से बचेंगे, मैनिपुलेशन से भी, और एक इमोशनल मास्टर बन जाएंगे। आज की इस ऑडियो बुक में हम डिकोड करेंगे इंसानी फितरत के वो 18 साइकोलॉजिकल लॉज, जिन्हें समझने के बाद आप लोगों को स्कैन कर पाएंगे, उनके नकाब के पीछे छुपे इरादे, डर और डिजायर्स तक पहुंच सकेंगे। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं और लोगों के हिडन पैटर्न्स को समझना सीखना चाहते हैं, तो ये शुरुआत है एक कंप्लीटली नई क्लैरिटी की। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे आने वाला हर लॉ आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगा। द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमें लगता है कि हम दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन असल में कई बार हमारा दिल यानी इमोशंस ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हम चीजों को तर्क यानी लॉजिक से नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम से देखते हैं जो सबसे ज्यादा सामने दिख रही होती है। इसलिए हम जल्दी घबरा जाते हैं और सही सोच नहीं पाते। अब दिक्कत यह है कि यह तर्क से सोचना कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनानी पड़ती है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं कि उनके फैसले में इमोशंस कितना असर डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप तर्क से सोचने लगते हो तो आप चीजों को वैसे देख पाते हो जैसी वो सच में है, न कि जैसी वो आपको महसूस हो रही है। ये स्किल सीखनी पड़ती है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जानते हैं कि इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। स्टेप 1, अपने सोचने के पैटर्न को पहचानो। हम सबकी सोच में कुछ बायसेस, भ्रम होते हैं जो हमें धोखा देते हैं। आइए जानते हैं कुछ कॉमन बायसेस। कंफर्मेशन बायस। हम उन्हीं बातों को सच मानते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वास से मैच करती हों। कन्विक्शन बायस। हम सोचते हैं कि जो हमें लगता है वही सबसे सही है। अपीयरेंस बायस। हम किसी का चेहरा या कपड़े देखकर उसकी वैल्यू जज कर लेते हैं। ग्रुप बायस। हम भीड़ की सोच को सही मान लेते हैं। ब्लेम बायस। जब कुछ गलत होता है तो हम किसी और को दोष देते हैं, खुद को नहीं देखते। ये सब बातें हमारी सोच को कमजोर कर देती हैं। तर्क से सोचने के लिए सबसे पहले इन बायसेस को पहचानना जरूरी है। स्टेप 2, उन चीजों से बचो जो इमोशंस को भड़काती हैं। कुछ चीजें हमारे इमोशंस को फटाफट एक्टिव कर देती हैं, जैसे बचपन की कोई बुरी याद, जल्दी में लिया गया फैसला, अचानक कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान, कोई इंसान जो बार बार गुस्सा दिला देता हो। ऐसे में हमारा दिमाग बंद हो जाता है और हम बिना सोचे रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे लोग और सिचुएशन से थोड़ा दूर रहो जो आपको बार बार इमोशनल कर देते हैं। इसके अलावा भीड़ का असर भी हमें बेवकूफ बना सकता है। हर बार ग्रुप के साथ सोचने के बजाय खुद से सोचो कि क्या सही है। स्टेप 3, खुद को रैशनल, तर्कशील बनाने की स्ट्रैटेजी। अब जानिए कैसे आप धीरे धीरे तर्क से सोचने की आदत डाल सकते हो। खुद को समझो। जब भी कोई इमोशन आए, सोचो कि ये कहां से आया, क्या वजह है इसके पीछे। रिएक्शन देने में जल्दी मत करो, थोड़ा रुककर सोचो, फिर जवाब दो। दूसरों को वैसे समझो जैसे वो सच में है, अपने हिसाब से उन्हें जज मत करो। इमोशंस और सोच में बैलेंस रखो। बस दिल से सोचना भी ठीक नहीं और सिर्फ दिमाग से भी नहीं। डाउट और क्यूरियोसिटी रखो। हर चीज पर शक करो और जानने की चाह रखो। यही तर्क की पहली सीढ़ी है। तर्क से प्यार करो। जब आप सोच समझकर फैसले लेने लगते हो तो लाइफ में शांति और क्लैरिटी आती है। अंत में, जो इंसान खुद को समझ लेता है, दुनिया उसे कभी भटका नहीं सकती। यह था ह्यूमन नेचर का फर्स्ट लॉ। जानते हैं अगला शॉकिंग लॉ, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। मानना पड़ेगा दोस्त, हम सब थोड़े बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हैं ही। कोई माने या न माने, लेकिन जब भी हम अपना कोई आइडिया शेयर करते हैं
तो अंदर ही अंदर ये चाहत रहती है कि सामने वाला बोले, वाह भाई क्या दिमाग पाया है। लेकिन यही वो पल होता है जब कुछ लोग मौका देखते ही हमला बोल देते हैं, सीधा ड्रामा चालू। ऐसे लोग बिना स्क्रिप्ट के भी फिल्मी विलेन बन जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि इनका असली मकसद आपको फंसाना होता है, आपके इमोशंस से खेलना होता है। अब ये सब देखकर खुद से भागना बेवकूफी होगी। सच मानो, हम सबके अंदर एक छोटा सा नार्सिसिस्ट बैठा है जो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बातें सुने। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। हमें खुद के अंदर सहानुभूति भी पैदा करनी पड़ेगी, और ये आता है कुछ खास स्किल्स से। तो चलिए अब बढ़ते हैं उन स्किल्स की तरफ जो हमें कम नार्सिसिस्ट और ज्यादा इंसान बनाएंगे। 8, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, यानी खुले दिल और खुले दिमाग वाला एटीट्यूड। इसकी शुरुआत बहुत सिंपल है। ये मानकर चलो कि तुम सब कुछ नहीं जानते। ये सोच तुम्हें औरों की नजर से चीजें देखने के लिए तैयार करती है। किसी की बात सुनते वक्त अंदर से ये मत सोचो कि अरे मुझे तो पता है, बल्कि जेन्युइनली जानने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जब तुम खुद को एक्सपर्ट मानना छोड़ देते हो, तभी सीखना शुरू होता है। इस लाइन को याद रखना, ये जिंदगी बदल सकती है। 2, विसरल एम्पैथी, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को पढ़ना। सिर्फ बातें नहीं, लोगों का मूड उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज से भी बहता है। जैसे कोई गाना बैकग्राउंड में बज रहा हो, अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखों में उदासी है, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। लोगों की टोन, चेहरे की हलचल, ये सब उनके दिल का सीक्रेट खोल देते हैं। और हाँ, कभी कभी थोड़ा उनके जैसे बिहेव करो, जैसे उनके मूड से मैच करके रिस्पॉन्ड करना। ये नकल नहीं, ये कनेक्शन है। 3, एनालिटिक एम्पैथी, यानी गहराई से समझना। अब यहां थोड़ा शर्लॉक होम्स बनना पड़ेगा। अगर किसी को वाकई समझना है तो उसके बचपन, उसकी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, इन सब से जुड़ी चीजों को थोड़ा जानना होगा। क्योंकि आज जो इंसान है वो कल के अनुभवों की कहानी है। ये थोड़ा रिसर्च वाला काम है, लेकिन यकीन मानो जब किसी की जड़ समझ में आ जाए तो उसकी शाखाएं खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। 4, बी एम्पैथेटिक बाय प्रैक्टिसिंग, यानी प्रैक्टिस से बनो प्रो। अब आखिरी पॉइंट की बात करें तो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ही तुम्हारी यह स्किल मजबूत होगी। हर बार जब तुम किसी नए इंसान से इंटरेक्ट करते हो, तुम एम्पैथी की एक नई लैंग्वेज सीखते हो। और ये कोई थ्योरी नहीं, ये तो जिम जैसा है। जितनी बार एक्सरसाइज करोगे उतना मसल बनता जाएगा। और हाँ, एक बात और, एम्पैथी कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है। ये एक इंसानी सुपर पावर है जो तुम्हें लोगों से जोड़ती है, उन्हें समझने की नजर देती है, और सबसे जरूरी, ये तुम्हें खुद से कनेक्ट करती है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दूसरों को समझने की कोशिश अधूरी रह जाएगी। इसे जानने के बाद अब बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। देखो, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करता है। ऑफिस में कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और, घर पे बिल्कुल अलग। हर जगह का अपना एक नकाब होता है। जैसे व्हाट्सएप डीपी बदलते हो, वैसे ही चेहरे बदलते हैं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां ये नकाब गिरते हैं। लोगों की आंखें, उनके हाव भाव और वो छोटे छोटे नर्वस जेस्चर, ये सब चीख चीख कर बता देते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अब यहां काम आता है इंप्रेशन मैनेजमेंट का वो मास्टर क्लास जो हर समझदार इंसान को आना चाहिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अगर आप लोगों में ट्रस्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में थोड़ा वार्मथ लाओ, मुस्कुराओ, और हाँ, ऑकवर्ड ना बनो। लोगों से वैसे ही मिलो जैसे वो हैं। कोई अगर सीधे साधे तरीके से बात कर रहा है तो आप भी अननेसेसरीली ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जैसे किसी पार्टी में जाओ और सब बर्गर खा रहे हो तो तुम वहीं खड़े होकर पराठे ना मांगो, वाइब के साथ चलो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो सबसे काम का है। सीखो कि अपने आप को सही इमोशनल मोड में कैसे डालना है, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए एक अलग वर्जन चाहिए होता है। कोई सीरियस बात चल रही है तो हंसी मजाक नहीं चलेगा, और कोई चिल कर रहा है तो वहां फुल ऑन सीरियसनेस दिखाकर खुद को एलियन मत बनाओ। चलिए अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। थोड़ा अडेप्ट करना सीखो लोगों के स्टाइल और टेस्ट के हिसाब से। इससे सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है और आप नेचुरली पसंद किए जाने लगते हो। मतलब अगर सामने वाला चाय लवर है तो तुम वहीं कॉफी की डिबेट छेड़कर अपनी इमेज ना खराब करो।
अब बात करते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की। फर्स्ट अपीयरेंस पर फुल फोकस दो। पहली झलक में ही अगर इंप्रेशन फीका पड़ गया तो बाद में कितना भी ज्ञान दे लो, लोग सुनेंगे नहीं। और हाँ, अपने दिखावे को कभी इतना ऑब्वियस मत बनाओ कि लोग समझ जाएं कि आप एक्टिंग कर रहे हो। खुद को ऐसा दिखाओ कि आप ओपन माइंडेड हो, सहनशील हो और अपने आसपास के लोगों को जेन्युइनली समझना चाहते हो। याद रखो, दुनिया एक स्टेज है, लेकिन यहां स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ती है और जितना अच्छा रोल निभाओगे उतना ही लोग आपको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले लॉ की ओर, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह एक ही पुराना गाना बजाते हैं, वही सोच, वही आदतें, वही रिएक्शन, मतलब उनकी लाइफ एक रिपीट मोड पे फंसी हुई सी लगती है। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी इंसान के कैरेक्टर को एकदम सही सही समझना आसान नहीं होता। चेहरा भले ही शांत लगे, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है कोई नहीं जानता। इसलिए ये बात दिमाग में बैठा लो, लोग बदलते नहीं हैं, बस वक्त के साथ अपनी स्क्रिप्ट को और अच्छे से परफॉर्म करना सीख लेते हैं। तो करना क्या है? ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं, बल्कि उन लोगों से जुड़ो जो मुश्किल में भी हिम्मत दिखाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि सच्ची बात बताऊं, मजबूत कैरेक्टर वाला इंसान आज की दुनिया में सोने जितना रेयर है, लेकिन जब मिल जाए तो अनमोल होता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हो, पार्टनर चुनते हो या किसी के साथ काम करने की सोचते हो, तो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या पॉलिश्ड इमेजेस से मत बहको। ये मत देखो कि वो कितना बोलता है, ये देखो कि वो प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, वो गुस्से में कैसा होता है, टीम वर्क में कैसा चलता है, क्या वो सच में कुछ नया सीखने को तैयार है। क्योंकि असली कैरेक्टर तभी सामने आता है जब जिंदगी उसे कसौटी पर रखती है। अब देखो, कुछ लोग एक ही गलती बार बार करते हैं, बिल्कुल जैसे मोबाइल का हैंग होना। हर बार रीस्टार्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं। ऐसे लोगों के साथ अगर तुम बार बार काम करोगे या दोस्ती निभाओगे, तो वही पुराना सिस्टम क्रैश तुम्हारी लाइफ में भी आएगा। तो जरूरी है खुद को ट्रेन करना, सिर्फ बाहरी चमक दमक पर न जाकर इंसान की गहराई तक देखना सीखो। और ये लाइन याद रखो, कैरेक्टर वो शीशा है जिसमें इंसान की सच्चाई साफ दिखाई देती है, चाहे उसने कितने भी नकाब क्यों ना पहन रखे हों। बढ़ते हैं ह्यूमन नेचर के अगले लॉ की तरफ, द लॉ ऑफ कॉवेटिसनेस। कभी गौर किया है, हम उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जो हमारे हाथ से फिसल रही होती है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, जो चीज नहीं मिल रही वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि उसे हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। अब इसी को समझकर अगर आप अपने आसपास एक मिस्ट्री का माहौल बना दें, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। थोड़ा सा खुद को दूर रखना, थोड़ा सा अनजान बनकर रहना, यही चीज आपको आम भीड़ से अलग खड़ा करती है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपको एक रोल मॉडल बना सकता है और सबसे ज्यादा इज्जत भी दिला सकता है। लोगों को अनजानी चीजें जानने में बहुत मजा आता है। वो हर उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो छुपी हुई हो। और जब आप इस नियम से खेलना सीख जाते हैं, तब आप लोगों की सोच, उनकी चाह और उनकी नजरों पर राज कर सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, हाजिरी और गैर हाजिरी का खेल। देखो, हर जगह हर वक्त मौजूद रहना, शुरू में तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज घुटन में बदल जाती है। सोचो, अगर आपकी पसंदीदा मिठाई रोज खाने को मिले, तो क्या उसका टेस्ट वही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक एब्सेंस यानी रणनीतिक दूरी बहुत जरूरी है। जब आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हो, तो लोग आपकी वैल्यू को और ज्यादा समझने लगते हैं। वो आपकी मौजूदगी को मिस करते हैं। और जब आप वापस लौटते हो, तो वो सिर्फ आपको देखकर खुश नहीं होते, बल्कि आपके जैसे बनना भी चाहते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, मिसिंग आउट का जादू। लोगों को ये एहसास दिलाओ कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। उन्हें बताओ कि आपकी गैर मौजूदगी में दुनिया में कुछ कमाल हो रहा है और वो उसमें शामिल नहीं है। ये एक ऐसा माइंड ट्रिक है जो हर इंसान पर असर करता है। उन्हें लगाओ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की आग में और देखो कैसे वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। थोड़ी सी पाबंदी, थोड़ा सा रहस्य और लोग दीवाने हो जाते हैं। मतलब सीधा सा है, दूरी बनाओ लेकिन दिल से नहीं, सीन से, ताकि जब आप लौटो तो ऐसा लगे जैसे हीरो की एंट्री हो रही है। और हाँ, अगर आप हर रोज हर चीज में खुद को शामिल करते रहोगे,
तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा हटते हो तो लोग पूछते हैं वो बंदा गया कहां। मतलब आप चाहो तो हर रोज नजर आ सकते हो, या फिर कभी कभी नजर आकर हमेशा के लिए यादगार बन सकते हो। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो यकीन मानो आप ना सिर्फ लोगों की नजरों में खास बनोगे, बल्कि उनकी जिंदगी में भी अपनी जगह बना लोगे। चलिए जानते हैं अगला लॉ, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आज में जीते हैं, उन्हें कल की कोई फिक्र नहीं होती। उन्हें ट्रेंड्स, ओपिनियन और लेटेस्ट न्यूज इतनी तेजी से खींचती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देख ही नहीं पाते। उनके लिए फ्यूचर किसी धुंधले शीशे जैसा होता है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। ऐसे लोग उस ड्राइवर की तरह होते हैं जो धुंध में बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहा हो। आप सोच सकते हो आगे क्या होगा। इसलिए सबसे पहला रूल, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो और उनसे जुड़ो जिनके पास क्लियर गोल्स हैं, जो लंबे खेल के खिलाड़ी हैं। क्योंकि असल में हम सब अपने आसपास की चीजों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो अभी दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वही सच लगने लगता है। आप खुद सोचो, कितनी बार आपने सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड देखा और लगा कि मुझे भी यही करना चाहिए, लेकिन अगले ही हफ्ते वो ट्रेंड हवा हो गया। तो अगली बार जब कोई लेटेस्ट ओपिनियन या ट्रेंड आपको बहाकर ले जाने लगे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा है या सिर्फ पल भर का नशा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की समझ। कभी कभी हम कोई प्लान बनाते हैं लेकिन सोचते नहीं कि उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो स्ट्रैटेजी के हर पॉसिबल रिजल्ट को सोच सके। मतलब जो बस क्या करें तक नहीं, बल्कि क्यों करें और किया तो क्या होगा तक जाए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा समझदार, सोच समझकर बोलने वाला इंसान है तो उसकी सुनो, क्योंकि हर टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए जो जोश में होश बनाए रखे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, टैक्टिकल हेल। कभी कभी हम किसी बहस में, किसी स्ट्रगल में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। पहले जो विजन था अब वो सिर्फ एक ईगो फाइट बन गई है। अब हमें बस जीतना है, भले ही असली मकसद कब का पीछे छूट चुका हो। अगर ऐसा हो रहा है तो एक ही सॉल्यूशन है, उस लड़ाई से बाहर निकलो। खास तौर पर अगर ये बार बार हो रहा हो, जीतो बट अपने काम से, अपने रिजल्ट से, अपनी बातों से नहीं। थोड़ा बैठो, सोचो, क्या मैं अब भी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं जो मैंने शुरुआत में देखी थी। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी और वैल्यूज को दोबारा लिस्ट करो। जिंदगी में जब फोकस क्लियर होता है तो शोर कम लगने लगता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, टिकर टेप फीवर। जब कोई परेशानी सामने आती है तो हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। ऐसे टाइम पर जरूरी है कि आप रुकें, 1-2 दिन सोचें। सीधा झपटने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हटो और फिर सोचो, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या ये डिसीजन उसमें फिट बैठता है। क्योंकि हर तेज कदम आगे नहीं ले जाता, कभी कभी पीछे धकेल देता है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, लॉस्ट इन ड्राइव वेयर। आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी थक गए हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऊपर पहुंचना चाहते हो, लेकिन उसमें डूब चुके हो। जानकारी इतनी हो गई है कि उसमें रास्ता ही नहीं दिखता। आपको अब एक मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम चाहिए जो ये तय करे कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावे की भीड़। हर काम करने लायक नहीं होता, लेकिन हर मकसद की एक दिशा जरूर होती है। अपने दिमाग में साफ कर लो, आपको आखिर में चाहिए क्या। उस जवाब से ही आपको वो पावर मिलेगा जिससे आप बेमतलब की चीजों को नो एंट्री बोल सको। इसलिए अपने हर छोटे फैसले को उस बड़े मकसद से जोड़कर देखो जहां आप खुद को 5 साल बाद देखना चाहते हो। इसे समझने के बाद अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस का असली खेल। आजकल हर दूसरा इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो गया है। कुछ बोलो तो लगता है जैसे उन्हें हमला समझ लिया हो। लेकिन अगर आपको किसी को चेंज के लिए मोटिवेट करना है तो सीधा टकराना काम नहीं करता। आपको थोड़ी चालाकी, थोड़ी समझदारी और बहुत सारा पेशेंस दिखाना होगा। अब देखो, अगर आपको अपने गोल्स जल्दी हिट करने हैं तो आपको क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा। सामने वाले को यह एहसास दिलाओ कि आप उसके अच्छे में ही दिलचस्पी रखते हो। कोई भी तब तक आपको फॉलो नहीं करेगा जब तक उन्हें खुद ये महसूस न हो कि वो अपने ओपिनियन के मालिक हैं। लाइफ वैसे भी आसान नहीं है, हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। लोग कंपटीशन में फंसे हुए हैं, अपने सपनों और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बीच झूल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आए और कहे तू ये गलत कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि अगला बंदा डिफेंसिव हो जाएगा। इसीलिए जब भी किसी को समझाना हो तो उनके फैसलों और मान्यताओं पर हमला मत करो। ऐसा करो कि उन्हें लगे कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, बस थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। और हाँ, किसी की समझदारी को चैलेंज मत करना, वरना इंसान इनसिक्योरिटी के कीचड़ में ऐसा फंसेगा कि बाहर ही नहीं निकलेगा। उसको लगेगा कि उसका पूरा पर्सनैलिटी ही अंडर अटैक है। अब आते हैं अपने नेचर की बात पर। कई बार हम खुद इतने जिद्दी हो जाते हैं कि सामने वाले को मौका ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं और दुनिया गलत, लेकिन ये सोच एक बंद कमरे जैसी है जहां न रोशनी आती है न हवा। अगर आपको सच में ग्रो करना है तो अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड से बाहर निकलो, तभी आपकी क्रिएटिव पावर ऑन होगी, वरना वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी गलती रिपीट टेलीकास्ट चलता रहेगा। जिद वो जीपीएस है जो आपको बार बार गलत रूट पर ले जाता है, और ईगो वो ड्राइवर है जो यू टर्न लेने से मना कर देता है। वैसे भी लोग ऐसे ही नहीं बदलते। आपको उन्हें ये फील करवाना होता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो उनके कंट्रोल में है। थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समझदारी से आप किसी की भी डिफेंसिवनेस की दीवार धीरे धीरे गिरा सकते हो। अगर इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होगी, जब लोग ये महसूस करते हैं कि वो खुद फैसले ले रहे हैं, तभी वो सच में बदलते हैं। इस लाइन को समझने के बाद जानते हैं अगला लॉ, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। जैसे आप खुद को महसूस करते हो वैसे ही दुनिया आपको देखती है। अगर आपका माइंड हर वक्त नेगेटिव सोचों से भरा है, डर से दबा हुआ है, तो आप चाहे किसी के साथ कुछ भी शेयर करें, सामने वाला आपकी वाइब पकड़ लेगा। और फिर चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लोग दूर हट जाएंगे। यही एटीट्यूड आपकी सक्सेस के दरवाजे बंद कर सकता है। थोड़ा गहराई से समझो, पॉजिटिव एटीट्यूड ही वो दरवाजा है जो आपको एक छोटी गली से निकालकर हाईवे तक पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट पर ध्यान दो, क्योंकि जब माइंडसेट खुला होता है तो वही मौके दिखते हैं जहां बाकी लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। हम सभी की दुनिया को देखने का अपना अपना चश्मा होता है। कोई चीजों को डर की नजरों से देखता है तो कोई उन्हें मौके की तरह पकड़ता है। हमारा यही नजरिया, हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हमारी लाइफ कैसी दिखेगी। अब सोचो, अगर आपका एटीट्यूड डरे हुए इंसान जैसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हर बात में खतरा ही ढूंढोगे, चांस लेने से पीछे हट जाओगे, हर गलती का इल्जाम दूसरों पर डाल दोगे और सीखने की जगह सफाई देने लगोगे। ऐसा करते करते न आप रिलेशनशिप संभाल पाओगे न करियर। और दुख की बात यह है कि ये सब आप खुद करेंगे अनजाने में। जैसे कोई खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, फिर चीखता है किसने मारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान का नेचर फ्लेक्सिबल होता है। हम जैसे हैं वैसे रहने के लिए मजबूर नहीं है। अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा और पॉजिटिव बना लें, थोड़ा खुला और फ्लेक्सिबल, तो आप उस दुनिया में एंटर कर सकते हैं जहां न सिर्फ मौके मिलते हैं बल्कि आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। जब आप लोगों को जज करना छोड़ देते हो तो लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं। जब आप रिस्क लेने लगते हो तो यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी आपकी सोच है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले हमें अपने माइंड का रिमोट अपने ही हाथ में लेना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद की सोच से हारते रहोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती। तो अब सवाल ये नहीं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, सवाल ये है कि आप खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जानते हैं अगला पावरफुल लॉ, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। सच बताएं, लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। बाहर से भले ही सब कुछ सेट लगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा होता है, जैसे कोई सीक्रेट फोल्डर जो हर किसी से हाइड रखा गया हो। ज्यादातर लोग अपनी अंदर की उस डार्क साइड को छुपाने में लगे रहते हैं, जो उनके गुस्से, जलन या डर से भरी होती है। और हाँ, ये सब करना उनका नेचर बन चुका होता है, जैसे बचपन से ही रिहर्स कर रखा हो। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो दूसरों को जज करने से पहले एक बार खुद के अंदर झांकना सीख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी ही परछाई से दोस्ती नहीं कर लेते तब तक आप किसी और को समझ ही नहीं सकते। जो इंसान अपनी डार्क साइड को पहचान लेता है वो खुद पर कंट्रोल पा लेता है, और यही असली पावर है। अब बात आती है उस स्टेज की जब आप खुद को बाहर से नहीं अंदर से देखना शुरू करते हैं। यानी आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, शांत,
लेकिन अलर्ट। जैसे भीड़ में खड़े रहकर सबको नोटिस करना लेकिन खुद को डिस्कनेक्ट रखना। ये पॉइंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन लोगों को आपकी तरफ खींचने में यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब सोचिए, जब आपकी खुद की डार्क साइड बिना बताए आपके बर्ताव में छलकने लगे, बातों में, रिएक्शन में और आपकी एनर्जी में, तो नुकसान कौन उठाएगा? सिर्फ आप। इसलिए अब वक्त आ गया है उस परछाई को पढ़ने का, उससे डरने का नहीं। कभी गौर किया है, जब तक आप अपनी डार्क साइड को नहीं समझते, वो धीरे धीरे जहर बन जाती है, और फिर वही जहर आपके रिश्तों, फैसलों और सेल्फ वैल्यू को खा जाता है, बिना कोई नोटिस दिए। लेकिन जैसे ही आप उस साइड को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, डर नहीं, समझने के इरादे से, तो आप एक पूरे इंसान बनते हैं। ऐसा इंसान जो फेकनेस से ऊपर उठ चुका है और जो अपने अंदर के राक्षस से दोस्ती कर चुका है। जो इंसान खुद की परछाई से भागता है, वो दुनिया की रोशनी में भी खो जाता है। और हाँ, अगर आपको लगा कि ये बात थोड़ी डीप थी, तो हाँ, थी। लेकिन कभी कभी सच्चाई भी ब्रोकन मिरर जैसी होती है, जिसे सीधा देखने के लिए हिम्मत चाहिए। बढ़ते हैं अगले पावरफुल लॉ की ओर, द लॉ ऑफ एनवी। आज का जमाना क्या चाहता है? पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट। हर कोई भाग रहा है, लेकिन ये रेस कई बार सिरफिरी बन जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, जलन। देखो, जब हम दूसरों की सक्सेस को देखकर बस उसकी कॉपी करने लगते हैं, तो असल में हम अपने आप से धोखा कर रहे होते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारी खुद की वैल्यू को कम करती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अपनी पहचान तक खोने लगते हैं। और सच कहें तो एक्शंस वाकई में वर्ड्स से तेज बोलते हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो बात की बात है, वो क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अब सीधी बात करें, हम इंसान हैं और इंसान का नेचर है तुलना करना। किसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कौन सा बंदा ज्यादा पॉपुलर है, किसकी लाइफ लग्जरी है, हम सब नोट करते हैं और फिर अपने आप से पूछते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं? कुछ लोग इस फीलिंग को मोटिवेशन में बदल देते हैं, यानी खुद को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग उस जलन में डूब जाते हैं जैसे कोई दलदल हो, और यही पॉइजन बनता है उनके माइंड और बिहेवियर के लिए। अब सोचो, जब आप जलन करते हो तो असल में अपनी एनर्जी किसी और को देखकर बर्बाद कर रहे होते हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे दिया है। इसलिए ध्यान दूसरों से हटाओ और खुद की ग्रोथ पर लगाओ। अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाओ। वो काम पकड़ो जिसमें तुम सच में अच्छे हो, क्योंकि जब फोकस अपने टैलेंट पर होता है, जलन की जगह इंस्पिरेशन आने लगती है। और हाँ, एक बात याद रखना, दूसरे की सक्सेस देखकर दुखी मत हो सकता है वो वही चीज खो चुका हो जो तुम्हारे पास आज भी है। बॉटम लाइन ये है, जलन में कुछ नहीं रखा। ये एक ऐसी आग है जो पहले आपको ही जलाती है। तो अगली बार जब जलन का कीड़ा काटे, खुद से एक सवाल करना, क्या मैं अपनी लाइफ किसी और की परछाई बनकर जीना चाहता हूं, या अपनी रोशनी से चमकना? इसी के साथ जानते हैं अगला इंटरेस्टिंग लॉ, द लॉ ऑफ ग्रेडियोसिटी। बड़ी सोच या बस हवा में उड़ना? यार, इंसान की सोच की कोई लिमिट ही नहीं होती। हम हर चीज में आगे निकलने का सपना पाल लेते हैं, चाहे करियर हो, पैसा हो या फिर सोशल स्टेटस। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सोच हकीकत से बहुत दूर निकल जाती है और बस एक फैंटेसी बनकर रह जाती है। कई बार हम खुद को इतना सुपीरियर मान बैठते हैं कि अपने आसपास की सच्चाई देखना ही बंद कर देते हैं। ये वही मोमेंट होता है जहां हम इमोशन में बहकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनमें तर्क की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अब जरा सोचो, जब हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, तो अपने आसपास के लोगों की वैल्यू, उनकी मदद, यहां तक कि लक का भी रोल भूल जाते हैं। एक छोटी सी जीत और हमारा दिमाग एयरप्लेन मोड पर चला जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है, जो लोग ग्राउंडेड रहते हैं वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया होता है कि सफलता की ऊंचाई तभी तक काम की है जब आपकी सोच जमीन से जुड़ी हुई हो। हम अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगते हैं। दूसरों की तारीफ सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब तो नोबेल प्राइज मिलने ही वाला है। लेकिन यही तो ग्रेडियोसिटी का फुल फॉर्म है, खुद को ओवर हाइप कर लेना। और इसी चक्कर में हम रियल वर्ल्ड से कटने लगते हैं। फिर क्या होता है, बिना सोचे समझे बड़े बड़े प्लान बनते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एटीट्यूड, अपने काम और अपने इफेक्ट को बैलेंस करें। ये तीन चीजें अगर मैच नहीं करती तो सपने भी स्लाइड में बदल जाते हैं। अब जरा ध्यान दो,
कई बार हमारी सोच इतनी तेज भागती है कि हमें लगने लगता है हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रास्ते में लोगों की मदद भी थी, वक्त का साथ भी था और लक ने भी मुस्कुराकर हेल्प की थी। अगर ये सब हटा दो तो शायद जीत इतनी आसान ना होती। इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम में और दूसरों में फर्क करना ठीक है, लेकिन खुद को हर समय उनसे बड़ा मानना, ये एक सेल्फ सैबोटेज है। मतलब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक बात याद रखना, जो इंसान खुद को ही सबसे ऊपर समझता है वो कभी सीख नहीं पाता, और जब आप सीखना छोड़ देते हो तो ग्रोथ भी वहीं फ्रीज हो जाती है। थोड़ा सा रियल बनो, थोड़ा सा रिलैक्स। जरूरी नहीं हर बार स्पॉटलाइट तुम्हारे ही ऊपर हो, कभी कभी दूसरों को भी क्रेडिट देने से ग्रेस बढ़ती है। और वैसे भी सब कुछ खुद करने की कोशिश में बंदा थक जाता है या फिर बोर। तो आखिर में बात इतनी सी है, महान बनने की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन वो महानता आपके काम, आपके रिजल्ट्स और सोसाइटी में जो वैल्यू आप लाते हो उसी से आनी चाहिए, ना कि सिर्फ ख्यालों से। बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। सच बताएं, लड़का हो या लड़की, किसी को जादू की छड़ी से काबू करना इतना भी आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। असली गेम तो खुद पर काम करने का है। पहले यह समझना जरूरी है कि जेंडर की ये सोच हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करती है, हमारे हर रोज के बिहेवियर, फैसलों और इंटरेक्शन पर असर डालती है। जब आप मर्द को दर्द नहीं होता या अच्छी लड़कियां ये नहीं करती जैसे पुराने रूल्स की धूल झाड़कर असली खुद को बाहर लाते हो, तभी आप दुनिया को अपना ऑथेंटिक वर्जन दिखाते हो, और यहीं से आपके अंदर की कॉन्फिडेंस की चिंगारी आग बन जाती है। जो लोग अपने जेंडर रोल्स को ही अपनी पहचान बना लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी की ओरिजिनलिटी खो बैठते हैं। इस लाइन को याद रखो, ये जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हम सबके अंदर थोड़ी मर्दाना और थोड़ औरतों वाली क्वालिटीज होती हैं। कुछ तो बाय डिफॉल्ट जेनेटिक होती हैं और कुछ हमारे पेरेंट्स से या एनवायरनमेंट से आती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम पर एक अजीब प्रेशर बनने लगता है कि लड़का ऐसे चले, लड़की ऐसे बोले। लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन फेक रोल्स को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि हमारे अंदर की कुछ रियल क्वालिटीज ही गायब हो जाती हैं। कुछ ऐसा जैसे फोन में सारी फीचर्स हों लेकिन स्क्रीन लॉक ही ना खुले। अगर आप खुद से पूछो मेरे अंदर की वो क्वालिटीज कौन सी हैं जो मैंने सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि वो मेरे जेंडर के हिसाब से मैच नहीं करती, तो शायद जवाब सुनकर आपको खुद पर थोड़ा हंसी भी आएगी और थोड़ा अफसोस भी। अब वक्त आ गया है कि उन खोई हुई क्वालिटीज को फिर से खोजो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि यही वो जड़ें हैं जहां से आपकी क्रिएटिव पावर उगती है। और यकीन मानो, जब इंसान अंदर से फ्री होता है ना, तो उसकी सोच की उड़ान आसमान को भी छोटा बना देती है। इस आखिरी लाइन में जरा गौर करो, अपने जेंडर की बेड़ियां को तोड़ो, नहीं तो वही बेड़ियां तुम्हारे पैरों की रफ्तार रोक देंगी। चलिए समझते हैं अगला ह्यूमन नेचर लॉ, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। इस डिजिटल दुनिया में जिंदगी कभी कभी इतनी तेज भागती है कि रुकने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब जरा सा ब्रेक लगता है, कोई फेल्योर, कोई रिजेक्शन, कोई ब्रेकअप, तो हम अंदर से हिल जाते हैं। लगता है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। बार बार हार मिलने से हम सिर्फ थकते नहीं, हम अपनी दिशा खो बैठते हैं। जब माइंडसेट सिर्फ शॉर्ट टर्म का हो तो डर भी चुपके से अंदर घर बना लेता है, और यही डर लंबे वक्त तक हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। बिना मकसद के दौड़ती जिंदगी वैसी ही होती है जैसे गूगल मैप्स के बिना नई सिटी में गाड़ी चलाना, जहां मोड़ तो दिखते हैं पर मंजिल नहीं। इसलिए जरूरी है एक पर्पस, एक विजन। वो विजन ही है जो इस एमलेसनेस से लड़ने का सबसे पावरफुल हथियार बनता है। हम इंसान कॉन्शियस डिसीजन से चलते हैं, मतलब हमें रोज सुबह उठकर खुद तय करना पड़ता है कि आज किस दिशा में जाना है। लेकिन जब आपके अंदर क्लैरिटी की कमी हो तो ये डिसीजन लेना भी एक जंग जैसा लगता है। कभी कभी करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या खुद की वैल्यू को लेकर दिमाग में इतना कंफ्यूजन होता है कि लगता है जैसे अंदर कोई हैंग हो गया हो। और तब सबसे जरूरी है एक ऐसा पर्पस जो हमें खींचकर उस ब्लैंक स्पेस से बाहर निकाले। हमारी हार, हमारे डाउट्स, इवन हमारी गलतियां, इन सब का भी एक मकसद होता है, हमें मजबूत बनाना। इन सब से जो एनर्जी मिलती है वही हमारी लाइफ को असली डायरेक्शन देती है। और जब एक्शन एक विजन से जुड़ जाता है
तो उसमें ऐसी ताकत आ जाती है जैसे किसी एक्सप्रेस ट्रेन को सीधा ट्रैक मिल गया हो। जब मकसद साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, और जब रास्ता न दिखे तो मकसद ही टॉर्च बन जाता है। कभी कभी लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग लगती है कि लगता है जैसे हम नेटफ्लिक्स खोलकर शो ढूंढ रहे हैं, पर कुछ समझ ही नहीं आता देखना क्या है। हाँ, इतना जरूर समझ आता है कि स्क्रॉल करते करते टाइम तो जा ही रहा है। यही एमलेसनेस होती है, स्लो बर्न केओस। इसलिए अब जरा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्या बनना चाहता हूं? क्योंकि बिना सवाल पूछे जवाब कभी नहीं मिलते। चलिए जानते हैं अगला लॉ, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। अक्सर लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन अंदर से उन्हें बस भीड़ में घुल जाना आसान लगता है। बुराई का डर, जजमेंट का डर, अकेले छूट जाने का डर हमें धीरे धीरे भीड़ की कॉपी बना देता है। और यही से शुरू होता है वो फेज जब इंसान खुद से दूर होने लगता है। हम सोचते हैं कि हम यूनिक हैं, लेकिन ग्रुप में घुसते ही हमारी सोच, हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। वो इंसान जो हम अकेले में होते हैं और वो इंसान जो हम लोगों के बीच बन जाते हैं, दोनों में फर्क आने लगता है। भीड़ में रहते हुए हम अनजाने में दूसरों की बातें रिपीट करने लगते हैं, उनके जैसे रिएक्ट करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि हम खुद क्या सोचते हैं। हम ज्यादा रिस्क उठाते हैं क्योंकि सब ऐसा कर रहे होते हैं। हमारी सोशल पर्सनैलिटी हमारी असल पहचान पर हावी होने लगती है। जब हम हर आवाज सुनने लगते हैं, तब अपनी ही आवाज कहीं गुम हो जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। हम अपने अंदर की सोचने समझने की ताकत खोने लगते हैं। लेकिन इस ग्रुप माइंडसेट से बाहर निकलने का रास्ता है सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी सोच को पहचानते हैं, तो हम एक ऐसे सोशल एक्टर बनते हैं जो न सिर्फ ग्रुप में फिट हो सकता है, बल्कि खुद की आजादी और लॉजिक भी बचा कर रखता है, दूसरों के साथ तालमेल भी रहता है और अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी भी। तो अगली बार जब आप भीड़ में खुद को खोता हुआ महसूस करें, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या अपनी कहानी का हीरो? जानते हैं अगला लॉ, द लॉ ऑफ फिकलनेस। जब भी आप किसी लीडर की पोजीशन में होते हो ना, तो आपको सॉफ्ट ट्रीटमेंट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये रोल चमकदार दिखता है, लेकिन हर एक छोटी गलती पर लोग इंतजार करते हैं आपको गिरता देखने का, क्योंकि जैसे ही आप चूके, कोई और तैयार बैठा है आपका ताज छीनने के लिए। इसलिए आपको अपनी मौजूदगी से ऐसा असर छोड़ना होगा जो लोगों को हिलाकर रख दे, ऐसा इम्पैक्ट जो सवाल उठाने से पहले उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब हम बार बार एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने असली सेल्फ से कटने लगते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी को ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है, लोग क्या सोचेंगे। हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी इमेज को लेकर कि कोई नया आइडिया सोचना भी मुश्किल हो जाता है। हम खुद से पूछते ही नहीं कि क्या यह तरीका वाकई मेरा है या बस दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए मैंने इसे ओढ़ रखा है। अब बात आती है जनरेशन की। आप जिस दौर में पैदा हुए हो, वही दौर बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि आपकी सोच कैसी होगी, क्योंकि हर जनरेशन का एक राग होता है और आपकी जनरेशन पुराने सुरों से ऊब चुकी है। ये जनरेशन नयापन चाहती है, अपना खुद का म्यूजिक बनाना चाहती है, और आप उस नई धुन का बीट बन सकते हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को समझो, खुद से पूछो, मैं चीजों को दुनिया से अलग कैसे देखता हूं। जब आप ये समझ जाते हो ना, तो आप अपने अंदर का वह इंसान बनने लगते हो जो न सिर्फ ट्रेंड फॉलो करता है, बल्कि ट्रेंड सेट करता है। और यही तो असली लीडरशिप है। जो अपनी मौलिकता के लिए खड़ा होता है, वही भीड़ में भी अलग दिखता है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने में होती है। और हाँ, एक बात और, जब भी दुनिया से अलग सोचोगे, लोग पहले हंसेंगे, फिर कॉपी करेंगे। चलिए जानते हैं अगला ह्यूमन नेचर लॉ, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मौत हम सब पर हंसती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम मुस्कुराकर जवाब दे सकते हैं? सोचो जरा, ये जिंदगी है या एक ओपन माइक्रोफोन शो जहां हम सब अपना अपना एक्ट कर रहे हैं, पर ऑडियंस कब उठकर चली जाएगी किसी को नहीं पता। मौत की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, तो यही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जब हमें यह रियलाइज हो जाता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है, तो हर दिन की वैल्यू बढ़ जाती है।
हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को ऐसा टालते हैं जैसे सुबह की अलार्म टोन, स्नूज करके दोबारा सो जाते हैं। लेकिन असली समझदारी तो तब है जब आप उस अलार्म को सुनो, उठो और कुछ करने निकलो। जब आप अपने माइंड को इसी सोच पर ट्रेन कर लेते हो कि टाइम कम है, तो आपकी डेली प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। वही छोटे छोटे काम जो पहले बोरिंग लगते थे, अब पर्पस से भरे लगते हैं। आपकी लाइफ की हर टास्क जैसे फ्यूल से भरी रेस कार बन जाती है, रेडी टू गो। यही सोच हमें सिखाती है कि क्या वाकई मायने रखता है और क्या सिर्फ सोशल मीडिया की शोर है। जब आप ये समझ जाते हो कि लाइफ कितनी छोटी है, तब आप छोटा सोचने से खुद ब खुद बचने लगते हो। और यही तो फर्क है जीने और बस टाइम काटने में। बहुत सारे लोग खुद को दूसरों से अलग और बेहतर दिखाने की कोशिश में उलझ जाते हैं, लेकिन मौत सबको बराबर कर देती है। वो ना देखती है क्लास, न कैरेक्टर, न कंट्री। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों की राय को भी इज्जत देना सीखें। हर बातचीत में यह दिखाना कि मुझे सब पता है, ये असल में हमें ही छोटा बना देता है। और हाँ, ये मानने में कोई बुराई नहीं कि किसी और की सीख या टिप आपके काम आ सकती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के सिर्फ तेजी से भागना आपको मंजिल के और दूर ही ले जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ एक भूल भुलैया है, लेकिन अगर आपके पास एक साफ कॉम्पस है, यानी आपका पर्पस और डेथ की रियलिटी की समझ, तो आप न सिर्फ रास्ता ढूंढ पाते हैं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते भी हैं। क्योंकि जब आप जान जाते हो कि टाइम लिमिटेड है, तब फालतू डर, कंपैरिजन और ईगो खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाते हैं। कांग्रेट्स दोस्तों, आपने ये पूरी ऑडियो बुक सुन ली और यकीन मानिए ये कोई छोटी बात नहीं है। खुद को और दूसरों को समझना आसान नहीं होता, लेकिन आपने ये जर्नी पूरी की, इसलिए सबसे पहले दिल से थैंक यू। उम्मीद है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अब इसी के साथ ये ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप रॉबर्ट ग्रीन की अगली जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन की ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नॉलेजेबल ऑडियो बुक के साथ। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो। धन्यवाद।